आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वो लेट हो गया यार थोड़ा सा, वो किसी के पेरेंट्स आए हुए थे। ठीक है, ये रेडमी कौन है, इनको बोलो ये बार बार स्क्रीन पे ना है। अभी भी माइक ओपन है किसी का यार? किसको? कहाँ से होगा ये? म्यूट ही तो है शायद इसका। चलो नहीं है तो ये कहाँ से होगा? चैट चलो कोई बात नहीं। आइए बच्चों एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके 3 क्वेश्चन हैं, बात करते हैं क्या कह रहे हैं। फर्स्ट की स्टेटमेंट देखिएगा। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, and also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। मुझे इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली बताना है। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट लेट, मैंने क्वेश्चन समझाऊंगा अभी इसने क्या बोला है। लेट आफ्ताब present age is equals to x years. आफ्ताब daughters present age y years। ठीक है, तो ये देखिए मैंने प्रेजेंट एज लेट कर ली दोनों की, एक्स ईयर और वाई ईयर। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आफ्ताब टेल 7 years ago, आज से 7 साल पहले, तो लिख लेते हैं कि 7 years ago आफ्ताब एज वाज, आज से 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रही होगी? x माइनस 7 years। 7 years ago आफ्ताब डॉटर एज वाज y माइनस 7 years। आज से 7 साल पहले आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी एज कितनी रही होगी? y माइनस 7 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब कह रहा है कि आज से 7 साल पहले जो आफ्ताब है ना, यानी आफ्ताब x माइनस 7, वो किसके इक्वल है? अपनी डॉटर की एज के 7 टाइम है।
7 साल पहले आफताब और उसकी डॉटर की जो एज थी, उस टाइम जो आफताब है ना, अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम था। अगर डॉटर की एज को उस टाइम में 7 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो वो आफताब की एज आ जाएगी। आज से 7 साल पहले की बात है ये। यहां से इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 7y माइनस 49, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42। पहली इक्वेशन तो आपकी ये आ गई है। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड कह रहा है, अगर आप बुक में स्टेटमेंट देखेंगे बच्चों, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आज से यानी प्रेजेंट एज से, आफ्टर 3 years एज ऑफ आफ्ताब विल बी, आफ्ताब की एज कितनी होगी, आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, x थी प्रेजेंट, 3 साल बाद आज से x प्लस 3, आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ आफ्ताब डॉटर्स, आफ्ताब्स डॉटर विल बी कितनी होगी, y प्लस 3। अभी x और y है प्रेजेंट एज, तो एज ऑफ आफ्ताब विल बी x प्लस 3 और उसकी डॉटर की y प्लस 3 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है आज से 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज है ना x प्लस 3, वो कितनी होगी। उसने लिख रखा है 3 टाइम्स, आज से 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज है वो अपनी डॉटर की एज का 3 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम द एज ऑफ डॉटर, मतलब अपनी डॉटर की एज के 3 टाइम के इक्वल हो जाएगा। अगर 3 साल बाद की बात करते हैं, प्रेजेंट से आगे चले तो ठीक। तो यहां से क्या आएगा, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3 3 जा 9, x माइनस का 3y, 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये तो इनकी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी। कैसी, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब इनकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी हमें करनी है, तो आइएगा। सो यहां पे लिख लेते हैं हम अलजेब्रिकली दोनों इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट होगी मेरी। एक तो होगी x माइनस 7y माइनस का 42 और एक x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, ठीक। ये तो अलजेब्रिक सिचुएशन हमने बना दी इनकी। चलिए अब चलते हैं इनकी ज्योमेट्रिकल के लिए। ज्योमेट्रिकल सिचुएशन रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी वो देखते हैं। नाउ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन उठाइएगा, x माइनस 7y माइनस का 42। आपको पता ही होगा कि मैं कौन से 2 पॉइंट उठाने वाला हूं। x एंड y 0 पुट करो, कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया, ठीक है। x को 0 पुट करो, ठीक है। y कितना आ जाए, प्लस का 6। देखते हैं, लेंगे इसको किसी ना किसी स्केल पे। तो
नेक्स्ट है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। x एंड y, y 0 x 6, x 0 माइनस का 2। यार ये तो छोटे छोटे हैं, ये ज़्यादा बड़ा है। देख लेते हैं, ठीक ही था मेरा। चलो बनाए तो क्या ग्राफ तो इसका, और इलाज भी नहीं हमारे पास, लेकिन स्केल थोड़ा सा इसको देख के लेंगे। एक्स पे दिखाना है ना माइनस का 42, तो और मैक्सिमम यहाँ पे, तो यार ये तो बहुत ज़्यादा होगा। माइनस का 42 तो मैं कितना चला जाऊँगा पीछे, अप्रोक्सीमेट करके दिखाऊंगा फिर तो। ठीक है, मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ इसको दिखाने के लिए यार, थोड़ा सा इजी रहे। जो x को 0 की बजाय ना, x को हम लेट करते हैं इसको, y को 0 की बजाय y लेट कर लीजिए 6 7 जा 42, y को 6 करेंगे तो हो ही जाएगा वो। 7 लेट कर लेता हूँ मैं y को, y को 5 लेट कर लो, चलो 5, 7 5 जा 35, 35 उधर जाके प्लस होगा तो कितना आएगा, माइनस का 7। ये ठीक है क्योंकि ये ज़्यादा हो गया। आज मैं थोड़ी सी एक्यूरेसी पे जाने की कोशिश करता हूँ बच्चों, आपको भी पता लग जाएगा कैसे। 1 2 ये हो गए 1 सेंटीमीटर के, यहाँ ले लिए हैं मैंने। नेगेटिव साइड तो है भी नहीं, थोड़ी बहुत 1 सेंटीमीटर के पता ही होंगे आपको। ठीक है, ये 1 पेन से दिखा देते हैं इसको कि 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज -1 -2 -3 -5 -6 -7 तक -8, इतना ही है। और x में पॉजिटिव, y में देखें तो मैक्सिमम 6 तक गया और -2 तक। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 और नीचे है -2 तक, 1 2 3 4 ले लेते हैं तो ये हो जाए 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 x डैश y डैश। पहला पॉइंट 0 6 x 0 y 6। दूसरा x -7 y 5, तो -7 और y 5 यहाँ कहीं होगा, और ये यूँ है, तो ये तो यूँ जाना भी था। वैसे भी थोड़ा सा नीचे देख लीजिए यहाँ कहीं, ये तो 42 पे जाना भी है, वैसे भी यूँ ही जाएगा कुछ ग्राफ इसका। तो पैरेलल नहीं है एक्स एक्सिस के, आगे कट करेगा लेकिन कहाँ पे, -42 पे, एक्स एक्सिस को -42 पे कट करेगा ये। और इसकी इक्वेशन इसके ऊपर लिख दीजिए, -42। नेक्स्ट है x6 y0, x6 ये रहा y0 है। दूसरा है ये -2 पे। तो बच्चों कट तो ये करेंगे, अब कट करेंगे ये पीछे, भाई एक्यूरेसी के चक्कर में कट नहीं करवा पाए आप।
अब मेरे को जो ये चाहिएगा ग्राफ पेपर, कट करेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे ये यूं जा रहे हैं, ये यूं है, तो पैरेलल तो है नहीं ये, ठीक है, या फिर मेरी इसमें पैरेलल नहीं आए। एक सेकंड वेट करना। हाँ, कट करेंगे, ये इंटरसेक्ट होंगे, इंटरसेक्ट होंगे ये आगे जाके इस साइड कहीं भी, ठीक है, जिस साइड में यूं है ना स्पेस इनका, ये यूं कट होगा या ये यूं होगा, आगे बढ़ाओगे आप करोगे तो इंटरसेक्ट होंगे। भाई इसमें इंटरसेक्ट हो नहीं रहे, दिखा नहीं पा रहा मैं इसको, इसके कहीं दे भी नहीं रखा होगा शायद यहाँ पे, तो आप बना लेना इसे, ठीक है। इंटरसेक्ट जरूर करेंगे, पैरेलल नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये इनकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। लाइन एक्सटेंड करोगे तब जाके ये इंटरसेक्ट करेंगे, या तो आप यहीं से 6 लेना स्टार्ट कर दो, या 10-10 का गैप लेना स्टार्ट कर दो, 10, 20, ठीक है, फिर 30, 40, तब जाके तो हो सकता है ये आपको ग्राफ पेपर में कट करते हुए मिल जाए। इंटरसेक्ट जरूर करेंगे ये। तो फर्स्ट की मैंने सिचुएशन पढ़ी, उसका जब मैं एल्जेब्रिक और ग्राफिकली दोनों रिप्रेजेंटेशन मैंने दे दी हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, आइएगा, क्योंकि पहली बार जब एनसीईआरटी कर रहे हो तो एक एक क्वेश्चन करना ज़रूरी है बच्चों, कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है जो वो कह रहा है, पढ़िए स्टेटमेंट सेकंड की। सेकंड में कह रहा है, अ कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900, later she buy another bat and 3 more balls for the same kind for rupees 1300, represent the situation algebraically and geometrically। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, let cost of one bat is equals to x rupees, let cost of one ball is equals to y rupees। उसके बाद कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट, एक बैट x रुपए का आता है, तो 3 बैट 3 इंटू एक्स, 3 बैट 3x के आएंगे, प्लस एक बॉल y रुपए की आती है, तो 6 बॉल कितने की आएंगी, 6y रुपीज़ की आएंगी, ठीक। और ये मिलाकर दोनों कितने हो जाएंगे, 3900, इक्वेशन 1। सेकंड, इतने रुपए के लिए उसने 3 बैट और 6 बॉल उसने मिला के 3900 के लिए हैं, 3900 रुपीज़ के। उसके बाद उसने एक बैट कितने का, x का, और 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड, और 3 बॉल्स, तो 3 बॉल्स 3y की मिला के उसने लिए हैं वो 1300 के। लीजिए सेकंड, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको आप कौन सी रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ग्राफिकली देखिए, इसके अंदर ज्योमेट्रिकली बोल दो, ग्राफिकली बोल दो, बात बराबर है। आइएगा फर्स्ट के अंदर बात करते हैं। x और y, ठीक, y0, x 1300, y x0 तो कितने पे जाएगा, 6 6 जा 36, 3 6 5 जा 30, 650, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड का x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 300,
ठीक है। x कितना है आपके पास, x0, x और y, पहले y0 कर दो, y0 x 1300, ठीक। और x0 करोगे तो ये कुछ पॉइंट्स में आएगा, अगर x0 करते हो तो ले लेते हैं, देख लेंगे कितना पॉइंट में। अभी x को 0 ले लीजिए, कितने पे जाएगा, 3 4 जा 12, 1 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9.33, इस टाइप से चलता जाएगा, 433.33 इस हिसाब से। चलिए ग्राफ बनाते हैं, और इसके ग्राफ में ना हम नेगेटिव तो है ही नहीं, नेगेटिव पोर्शन को छोटा कर देते हैं फिर हम। ये ले लीजिए, मेरे को यहाँ पे x कितना चाहिए, 1300 0 और यही है, तो बच्चों मैं दो दो के गैप ले रहा हूँ यहाँ पे, 1 2 चलो 1 1 3 4 5 6 7 8, ये नेगेटिव। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा एक बात बताना बच्चों, आज वाले टेस्ट में चीटिंग किस किसने की थी, सच सच बताना, कितने बच्चों ने चीटिंग करके किया आज वाला टेस्ट। ध्रुव कितने चीटिंग किए बेटा, पक्का कंफर्म है, चलो बहुत अच्छी बात, 0, कोई नहीं, कल तक हो सकता है, कल शाम तक चेक होके मिल जाए आपको। ये देखिएगा 0, x 1300 है, तो मैं ये ले लेते हैं आप 200 का, 200 400 600 800 1000 12,000 1400, ठीक है। ये भी माइनस में 200, माइनस में 400, माइनस में जाना ही नहीं, माइनस में मेरा पॉइंट भी नहीं है। अच्छा ऊपर मुझे y चाहिए, y भी यही ले लेते हैं 650, y भी यही ले लो फिर, 200 400 600 8 और 1000, इतना ही। तो फर्स्ट 0 13, x 13 यहाँ मिलेगा मिडल पे और y 0, ठीक है। सेकंड है x0 y 650, 650 यहाँ मिलेगा आपको बीच में, 700 और 650 मिलेगा यहाँ पे। तो पहली जो लाइन है वो इन दो पॉइंट से होके जाएगी आपके। आज कल से थोड़ा सा एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी ग्राफ के बिना लेके तो आया था नहीं, लेकिन वो भूल गया घर पे यार, ग्राफ नोटबुक। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट तो सेम है, एक तो ये सेम ही है, दूसरा है 0433.33, 400 और ये 500 हो जाएगा, 3 पॉइंट बिल्कुल 400 के थोड़ा सा नज़दीक ही मिलेगा, ये देखो। तो ये जस्ट मिलेगा अपने को यहाँ कहीं, तो इंटरसेक्टिंग तो आपको ये भी दिखाई दे रही है, ये देखिए सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, समझ आ रही है फिगर। यहाँ पर जो ये वाली लाइन थी 650 वाली, तो ये इक्वेशन है 3x + 6y
3900 और ये जो इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300 की, ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन होगी आप लोगों की, ठीक है। तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन का केस बन गया है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। स्टार्टिंग में बेटा जितने भी ग्राफ होंगे सारे बना के दिखाऊंगा मैं, तो टेंशन नहीं लेने का, आराम से समझो। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार स्टेटमेंट जरूर रीड करना। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है बच्चों आपकी, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 एंड आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपीज। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेट cost of 1 kg एप्पल्स बी x रुपीज़। 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी? x रुपीज़। और लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स की कितनी होगी आपकी? y रुपीज़। ये y रुपीज़ होगी भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2 kg एप्पल है, 1 kg की x कॉस्ट है तो 2 kg की 2x, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है 1 kg ग्रेप्स है तो 1 kg की तो y है, मिला के कितने के हैं ये, कितना है? 160 रुपीज़। फर्स्ट तो ये आ गई। सेकंड कह रहे हैं 1 महीने बाद 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल x रुपए थी तो 4x और 2 kg ग्रेप्स है तो 2y, इनकी मिला के कितनी है? 300 रुपीज़, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन आपकी बोली जाएगी जो सिचुएशन थी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं इनका जियोमेट्रिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, वो क्या होगी। चलिए 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160, ठीक है, बनाते हैं। ठीक, सुनिए x को 0 कर दीजिए, y 160, y को 0 कर दीजिए, x 80। देखिए 0 रखोगे y 160, y को 0 रखोगे 2 नीचे जाके डिवाइड होगा 80। नेक्स्ट है 4x 2y इज इक्वल्स टू 300। इसको छोटा करना चाहो छोटा कर सकते हो 2 से डिवाइड करके। चलो हमें तो पॉइंट निकालने हैं, इक्वेशन सोल्व करनी होती तो अलग बात थी, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करके इक्वेशन को छोटा भी कर सकते थे, लेकिन पॉइंट में हमें तो 0 0 वाला सिस्टम देखना है। x और y, भाई x 0 हो गया, ये ख़त्म, y कितना आएगा? 150, ठीक है। और y 0 हो गया तो x कितना आएगा ये सोचिएगा। ओके y 0, ठीक है, x कितना आएगा? 75, ठीक है। 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20। तो ये तो क्लियर हो गया। चलिए ग्राफ बनाते हैं, आइएगा। हम्म, 70 80 है ना, तो यहीं से पॉजिटिव है एक तो हम ले लेते हैं यहाँ से। तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 यहाँ कर देंगे और थोड़ा सा नीचे 1 2 3 4 5 और इससे उठा लेते हैं बीच से। नेगेटिव साइड के मेरे पॉइंट है ही नहीं, तो नेगेटिव में मैं थोड़ा कम कोशिश करूँगा जाने की। तो ये देखिएगा यहाँ से, और गैप मैं 20-20 का ले लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और यहाँ पे भी 1 2 1 1 सेंटीमीटर पे शो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे लेना है ना, वो मैं 20-20 के x डैश y डैश 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 -20 -40। ठीक, और ऊपर जाएं तो वही 20 40 60 80 100 120 140 और ये हो जाएगा 160 और 180। बस मैक्सिमम इतना ही गया हमारा। ज़्यादा यहाँ पे लो तो -20 -40 -60 और -80। नेगेटिव में मैं वैसे भी नहीं जा रहा। ठीक, ओके, पॉइंट देखिएगा फर्स्ट के लिए x0 y160 x0 y160, तो ये पॉइंट आ गया फर्स्ट। तो ठीक है, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है x80, ये रहा। ये जो दो कोऑर्डिनेट है फर्स्ट के हैं, ये लिख दो तो अच्छी बात है, इन पे मेंशन कर देना, मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ इन दोनों को। नेक्स्ट, और इस लाइन पर इसकी इक्वेशन तो ज़रूर लिखिएगा। क्या इक्वेशन है इसकी, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, 2x + y = 160। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आएंगे भाई हमारे 0 और 150। 0 और 150 तो यहाँ पे शो होंगे ना, y150 है ना, y150 है तो 140 और 1 ये तो बिल्कुल इसके बीच में है। अरे यार, थोड़ा स्पेस तो पॉइंट्स में होना चाहिए। उसके बाद x75 y0 x75 है, ये यहाँ पे होगा 75। एक बार रुकना भाई, इनकी मैं ये देख लेता हूँ। 4/2 = 2/1 = 300/160। ये तो आप एक्सरसाइज अगली एक्सरसाइज में देखोगे। ये इक्वल और ये नॉट इक्वल, ये पैरेलल लाइंस बनेगी बच्चों। ये वैसे भी पैरेलल लाइंस बनने वाली हैं, बिल्कुल पैरेलल लाइन का केस है ये। अब मेरी टच ना हो जाए, बस दिक्कत यही है, मैं धक्के से पैरेलल बना दूंगा, क्योंकि इक्वेशंस पैरेलल। मेरी स्क्रीन अब दिखाई दे रही है? ये नोटबुक ही नहीं आ रही क्या? आ रही है यार, और किसी को भी दिखाई नहीं दे रही क्या? अब दिखाई दे रहा है? हाँ, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा करने के लिए टेढ़ा करना पड़ेगा ना, ऐसे होगा नहीं। 2 मिनट वेट करो। ये पैरेलल लाइन यूं जाएगी तो पैरेलल बनेगी। ये पैरेलल की कंडीशन है बच्चों, बहुत ही क्लोज से जाएंगी लेकिन पैरेलल, एक दूसरे को बिल्कुल भी कट नहीं करेंगी। ये देखो, दूसरी लाइन जो गई है ना, वो आपकी इक्वेशन है ये 4x + 2y = 300। तो ये ग्राफ यूं बनेगा इस वाले केस का।
बिल्कुल पास से जाएंगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट देखो ना, एक का 160, एक का फिर 150 था, फिर एक का 80 और एक का ये 75 था, बिल्कुल पास से। बट केस कैसा है? पैरेलल का केस है। ठीक है, आप ये सोच रहे होगे कि मुझे इस चीज़ से कैसे पता लगा पैरेलल होंगी। ये जस्ट हम अगली एक्सरसाइज में पहले आते ही डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमारा टॉपिक ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों इतना क्लियर हो गया 3.1 का? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बोलो शाबाश। किसी को भी डाउट हो तो, कि मैंने 3.1 में जो इक्वेशंस दे रखी थी, पहले उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किया, फिर ज्योमेट्रिकल में किया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? चलिए अब चलते हैं आगे। देखिएगा बच्चों, अब टॉपिक स्टार्ट होता है मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज। पहले तो टॉपिक का नाम देखिएगा, ये है ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकली मेथड क्या है आपका सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो देखेंगे ग्राफिकली हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारी मीटिंग है जो वो जाने वाली है, इसको पहले रीजॉइन कर लीजिए, फिर 40 मिनट्स और पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, फटाफट मैं एक बार मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करना आके। फोर 888478 9531 48847 9531 48847 9531 48847 9531। हर्ष स्क्रीन से करो यार इसको। ठीक है बच्चों, लीजिए, आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं, ज़रा ध्यान से। इक्वेशंस, हमारे इक्वेशंस में ना दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। आइए पहले मैं बात करता हूं। पेयर ऑफ linear equation in two variables, इनको सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी, पहली कैटेगरी में आते हैं कंसिस्टेंट, और दूसरी कैटेगरी जो है मेरी, उसमें आते हैं इनकंसिस्टेंट।
अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिएगा क्या है, एक सेकंड वेट करना। हाँ जी, तो देखिएगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट की डेफिनेशन पे आता हूँ मैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है? अ सिस्टम ऑफ simultaneous linear equations is said to be consistent if it has at least one solution. सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पहले मैं जनरल लिखूं। यहाँ पे दो जनरल जो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट। a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, x और y वेरिएबल्स में, जिसके अंदर a1 b1 कांस्टेंट है। यहाँ पे a1 और b1 जीरो नहीं होने चाहिए। अगर a1 b1 जीरो हो गया तो वन वेरिएबल में बन जाएगी, a1 जीरो हो गया तो x हट जाएगा सिर्फ एक वेरिएबल में, b1 जीरो हो गया तो y हट जाएगा एक वेरिएबल में बन जाएगी। इसीलिए कंडीशन है इनके अंदर, ये जो x और y की कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होने चाहिए। ये जीरो हो गए तो ये एक एक वेरिएबल में बन जाएंगी, जीरो नहीं है तभी ये दो वेरिएबल में है। तो मतलब एक ये जनरल कंडीशन है, जनरल इक्वेशन हम जो लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं हम। तो कंसिस्टेंट इनको कब कहेंगे? कंसिस्टेंट की कैटेगरी क्या करती है कि इन दोनों इक्वेशन को कंसिस्टेंट सिस्टम में तब बोला जाएगा जब इनके कॉमन सॉल्यूशन कम से कम एक, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक एक्स वाई की ऐसी वैल्यू जरूर हो जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाली x और y की वैल्यू एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, एक एक्स वाई की वैल्यू ऐसी जरूर होनी चाहिए जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तब उसे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोला जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम बोला जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट जब दोनों इक्वेशन में कम से कम एक एक्स वाई का पेयर ऐसा जरूर हो जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। ये देखिए, पीछे हमने ये वाला किया था, ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा हुआ टेढ़ा, मैं टेढ़ी नहीं करूंगा। यहाँ पे देखिए, ये अभी पीछे क्वेश्चन किया था, इसमें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था नहीं किया था, बोलिए, है ना, एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन। तो ये एक पॉइंट ऐसा था इसके अंदर जिस पे ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। या फिर अगर मैं आपको कल वाला केस लेके दिखाऊं, ये कल वाला केस देखिएगा, ये जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, इसमें क्या हुआ था, एक के ऊपर एक लाइन आई थी, एक के ऊपर एक लाइन आई थी लास्ट टाइम, मैनी सॉल्यूशन, यानी हजारों करोड़ों सॉल्यूशन इनके कॉमन सॉल्यूशन थे। जो भी एक्स वाई एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही दूसरी को करेगा। तो एक तो ये वाला केस, एक ये इंटरसेक्शन वाला केस, ये आते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम में। तो अभी मैं कंसिस्टेंट के बारे में पूरा डिटेल में जाऊंगा, डिटेल में बात करने वाला हूं। तो देखिएगा कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा, जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। और कंसिस्टेंट के अंदर आगे आइए, आगे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
कंसिस्टेंट के आगे दो कैटेगरियां हैं, जिसमें एक में मिलता है मुझे वन सॉल्यूशन, या फिर मैं बोलूं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक वन सॉल्यूशन को ही बोलते हैं, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड है केस इसके अंदर मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होना चाहिए एटलीस्ट एक, कम से कम एक हो या मैनी सॉल्यूशन हो, ठीक है। ये केस आता है मैनी सॉल्यूशन वाला। दो केस इसके अंदर काम करेंगे। अब इनकी पहचान का तरीका मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप इनको पहचान सको। कैसे? वन सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? पहली चीज जो दोनों में देखोगे आप, क्या आप इक्वेशन को देखते ही पहचान सकते हो कि ये यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन होगा? देखते ही। आप में से कोई है जो इक्वेशन को देखते ही बता दे कि इसमें वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है? आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसमें आप इक्वेशन की जस्ट शक्ल को देख के आप ये बता दोगे कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे या मैनी सॉल्यूशन, सिर्फ इसकी शक्ल को देख के। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप इसके ग्राफ के बारे में बता सकते हो सिर्फ जस्ट दोनों इक्वेशन की शक्ल को देख के कि इनका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा या इन दोनों का ग्राफ पैरेलल आएगा। आप देखिएगा, जब मैंने इस इक्वेशन को बनाया था ना, जब मैं ये दो ग्राफ ड्रॉ कर रहा था तो मुझे था कहीं ये टच होंगे या नहीं होंगे। उसके लिए मैंने एक चीज करके देखी थी यहां पे, जिससे मुझे कंफर्म हो गया था कि ये आपस में पैरेलल जाएंगे। तो मैंने फिर पैरेलल खींची, क्योंकि थोड़ा सा एक्यूरेसी के चक्कर में मुझे था कि कहीं इंटरसेक्ट ना हो जाए। लेकिन मैंने इक्वेशन को देखते ही पता लगा लिया कि ये तो पैरेलल जाएंगी। तो क्या फंडा है वो जिससे आप बच्चों इक्वेशन को जस्ट देखकर ये बता सकते हैं ये वन सॉल्यूशन होगा इनका या इनका मैनी सॉल्यूशन होगा? देखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए इन कोफिशिएंट से रिलेशन निकलेगा। बेटा ध्यान से देखिए, जो x1 के आगे लगा है a1 और दूसरी इक्वेशन में x1 के आगे लगा है a2, इनकी रेशो निकालिए a1 बाय a2, a1 बाय a2, ठीक। और जो y के आगे कोफिशिएंट लगा हुआ है b1 और y के आगे यहां क्या है b2, b1 बाय b2, अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है बस, तो उस केस में वन सॉल्यूशन होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा। जस्ट इक्वेशन को देखते ही बता सकते हो कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन का केस है या कोई इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। कौन से? क्या बताए? a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। इनके कोफिशिएंट की रेशो इनके कोफिशिएंट्स की रेशो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इस केस में और क्या क्या होगा? इस केस के अंदर जो आपके ग्राफ बनेंगे वो यूं बनेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। जो ग्राफ बनेंगे वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। जो दोनों इक्वेशन के ग्राफ, इसके और इसके ग्राफ बनेंगे ना, वो एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। यानी कि मैं बात करूं तो थर्ड इसको बोल सकते हो, थर्ड नाम इंटरसेक्टिंग लाइंस, थर्ड। यानी इनको ये दोनों लाइनें हैं, इक्वेशन है, इनका ग्राफ होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन को। वन सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, और उसको पहचानने का तरीका जस्ट इक्वेशन को देखकर आप बता सकते हो कि वो इंटरसेक्ट होंगी या नहीं होंगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन के केस में आप लोगों का ग्राफ देखिए, यहां से इसकी शक्ल देख के कैसे बताओगे? a1 बाय a2 इसकी रेशो, x के कोफिशिएंट की रेशो a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू मिलेगी आपको b1 बाय b2 और इज इक्वल्स टू मिलेगी आपको c1 बाय c2। ये देखिए, अगर ये सिचुएशन आपको मिल जाती है तो इट मीन्स
आपका केस कौन सा है, मैनी सॉल्यूशन का। यानी a1 बाय a2 जो भी x का, पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। तो a1 बाय a2 b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2। अगर ये तीनों आपको इक्वल मिल जाती हैं तो उस केस में वो केस होगा मैनी सॉल्यूशन का, ठीक है। मैनी सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, जो आपकी लाइन है वो बेटा कैसे मिलने वाली है, एक दूसरे के ऊपर मिलेंगी, यानी कोइंसिडेंट का केस होगा, कोइंसिडेंट लाइनें। यानी जो ग्राफ आएगा, यूं मान लीजिए कोई ग्राफ है एक लाइन, तो दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर मिलेगी, दूसरी लाइन की इक्वेशन भी यही होगी, इसी पाथ पे जाएगी। दोनों लाइनें के बारे में हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। कैसे होंगे, यानी इसके जो हजारों करोड़ों सॉल्यूशन होंगे, जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं हजारों करोड़ों, वो दोनों के पॉइंट्स है, दोनों के कॉमन पॉइंट्स हैं। जो भी पॉइंट्स नीचे वाले को सेटिस्फाई करेगा वही पॉइंट ऊपर वाले को सेटिस्फाई करेगा, जो ऊपर वाले को सेटिस्फाई करेगा वही नीचे वाली, जो इसके नीचे, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, समझ रहे हैं। ये केस होता है मैनी सॉल्यूशन का। आप जस्ट इक्वेशन को देखते ही बता सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिएगा, आपकी बुक में भी दिया होगा इस टाइप का। देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसका एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इक्वेशन देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये इसका एक एग्जाम्पल लिखा। बच्चों आप देखना, स्क्रीन गई क्या? ओके ओके ओके, आगे आगे वापस आ गई, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखो, इसमें देखना a1 क्या है, 1/3, a1 बाय a2 1/3, 1/3 a1 बाय a2 किया, और b1 बाय b2 करोगे -2/4, -2/4। क्या इनकी रेशियो इक्वल है? नहीं है, इक्वल नहीं है ना। 1/3 -2/4 के इक्वल कैसे होगी? इन दोनों के ग्राफ के बारे में आप इसकी शक्ल देखते ही क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हो? इन दोनों के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इनका जो ग्राफ होगा वो एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ होगा, और ये जो है सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम है, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम जो कैसा है, कंसिस्टेंट का केस है, ठीक। और मैनी सॉल्यूशन का अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैनी सॉल्यूशन का यहाँ देख लीजिए, यहीं दे देंगे एक एग्जांपल मैनी सॉल्यूशन का, इसी के साथ आइएगा। 2x 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए 2/4 जो कि कैंसिल होने के बाद 1/2 होता है, 3/6 जो कि कैंसिल होने के बाद 1/2 होता है, -9/-18 जो कि कैंसिल होने के बाद 1/2 होता है। ये सभी अगर इनको कैंसिल करो तो 1/2 1/2 1/2 इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा? a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2। क्या देखा आपने यहाँ से, क्या ऑब्जर्व किया है? देखिएगा, तो इसके अंदर आपको क्या मिला कि आपने यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइनों का केस मिलेगा, मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम है, मैनी सॉल्यूशन का केस है, ठीक है। इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक के ऊपर लाइन दूसरी उसी के ऊपर आएगी, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो सेम पॉइंट्स इनके सॉल्यूशन होंगे, और हजारों करोड़ों सॉल्यूशन होंगे जो इसको, इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। समझ पा रहे हैं बात को? और इनका ग्राफ कोइंसिडेंस लाइन रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है? आइए, यहाँ तक ये स्ट्रक्चर ना बच्चों आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में फिट हो गया ना, यूं यूं यूं, तो सारे केस आपको ध्यान में रहेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये अपनी नोटबुक में बाद में बना लेना, वीडियो देख लेना जब शाम को रात को अपलोड हो जाएगी, तो उसमें देख के बना लेना। अगर अभी टाइम नहीं, अभी समझ लो, ठीक है, बना रात को देख के लेना। अभी आप इनकंसिस्टेंट का देखिएगा। अब इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, पहले डेफिनेशन की बात करूंगा इनकंसिस्टेंट की। हाँ बोलो विधि।
कोई रोल नहीं होता, हमें आगे जाना ही नहीं होता बेटा। यूनिक सॉल्यूशन के केस में अगर पहले दोनों ही a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल आ गए तो मुझे देखना ही नहीं है, हमें आगे जाना ही नहीं है, वो सिर्फ यहीं से वापस हम सीधा यूनिक सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि इन दोनों के केस में ना जो अभी आऊंगा इनकंसिस्टेंट और यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन के केस, इनमें दोनों में इक्वल होता है पहले। अब ये केस भी देखना, ये केस में बस यहीं रुक जाना है, सी वाले के लिए नहीं देखना है, ठीक है। ये दोनों ही अनइक्वल मिले, बस यही खत्म यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, समझ आ गया विधि। हाँ, अब इनकंसिस्टेंट देखिएगा। इनकंसिस्टेंट सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं हम। डेफिनेशन, अ सिस्टम ऑफ simultaneous linear equations is said to be inconsistent if it has, यहाँ भी है, if it has no solution। अगर आपके इन दोनों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब देखो, एक इसके हजारों करोड़ों सॉल्यूशन मिलेंगे, इसके अलग से हजारों करोड़ों सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन इस चैप्टर में जो बात की जा रही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की है, कॉमन सॉल्यूशन की है। ये जो भी डिस्कशन हो रहा है ना, एक सॉल्यूशन मिलना, यूनिक मिलना, मैनी सॉल्यूशन मिलना या नो सॉल्यूशन मिलना, ये तीनों जो डिस्कशन हो रही है वो कॉमन सॉल्यूशन की बात हो रही है, जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी, ऊपर वाली को भी और नीचे वाले की, कॉमन सॉल्यूशन की बात चल रही है। यहाँ कभी ये मत सोचना कि इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, अकेले की तो मिलेंगे, नो सॉल्यूशन का केस बनेगा, इसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और इसका एक ही केस होता है जो कि होगा आपका नो सॉल्यूशन। हाँ बेटा, कॉल आ रही थी, वो मैंने डिस्कनेक्ट कर दी, अब आगे। तो ये केस जो है वो किसका है, आपका नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये आप इक्वेशन को देखते ही कैसे बताओगे और इसका मेथड क्या रहेगा वो मैं थोड़ा साइड में करने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। नो सॉल्यूशन के केस में पहले आप देखते ही जो बताओगे तो उसमें मिलेगा आपको a1/a2 निकालिए इज इक्वल्स टू b1/b2। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, तो यहाँ भी था और वो यहाँ भी मिलेगा। बट यहाँ पे जो नेक्स्ट है ना वो इक्वल नहीं मिलेगा, c1/c2 जो है वो इक्वल नहीं होगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी a1 b1 c1 उठाओ तो वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे होने चाहिए। यानी किसी केस में कांस्टेंट उधर दिया हुआ है ना, तो पहले उस कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे। यहाँ कांस्टेंट अगर इधर दिया हुआ है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे। सारी की सारी जो भी इक्वेशन आपकी दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद ही आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 सिलेक्ट करने हैं और फिर ये रेशो निकालनी है। ये बात ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना बहुत ही जरूरी है बच्चों, समझ गए ना, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट केस, तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी। अरे भाई, जब नो सॉल्यूशन है, कोई मिलना ही नहीं है इनका, तो लाइनें मिलेंगी थोड़ी ना। ये देखिए, एक यूं जाएगी और दूसरी बिल्कुल इसके पैरेलल जाएगी, मिलेंगी नहीं ये लाइनें। अरे ये थोड़ा सा क्लोज होगी, पैरेलल है, ठीक है। तो ये केस किसका बनेगा, आप लोगों का पैरेलल लाइंस का। हाँ जी, ये थोड़ा सा कर लेना बच्चों, इनको पैरेलल बना लेना, ठीक है। हाँ, तो ये केस हो गया आपका पैरेलल लाइंस, ये रिप्रेजेंट करेंगी आपकी पैरेलल लाइंस को। तो नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट सिस्टम में आपको समझ आ गया बच्चों कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2 है।
ये नो सॉल्यूशन का केस है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के अंडर आता है। ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। आइए एक इनकंसिस्टेंट का एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल इनकंसिस्टेंट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर देखिएगा a1 बाई a2 1 बाई 2, ठीक, नोट इक्वल्स सॉरी इज इक्वल्स टू 2 बाई 4 आ रहा है, 1 बाई 2 1 बाई 2, और नोट इक्वल्स टू माइनस का 4 बाई माइनस 12। देख लीजिए 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 नोट इक्वल्स टू 1 बाई 3 हो जाएगा। ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना ये। तो ये कैसा है? नो सॉल्यूशन का केस। इज इट क्लियर? ये चीज सभी को समझ आ गई ना? ठीक है, क्या नहीं आ रही? अब तो क्लियर है, देखो ध्यान से। अभी क्लियर नहीं है क्या? हाँ, तो अब स्टार्ट होता है जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, इस पे टेस्ट टाइम। अब मैं लूंगा टेस्ट सभी बच्चों का, एक छोटा सा। हर एक बच्चे से पूछेंगे, कोई जल्दी नहीं है। केस देख लो। एक केस ये है जिसमें इक्वल नहीं होने चाहिए, मैनी सॉल्यूशन का जिसमें तीनों इक्वल हो, और नो सॉल्यूशन में पहले दो इक्वल हो, तीसरा इक्वल ना हो, मैनी सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, और पैरेलल लाइन होंगी। तो अब मैं हर एक बच्चे से जो भी, अब भागने की कोशिश मत करना, कई सोचेंगे अब टेस्ट स्टार्ट हो गया। तो मैंने नाम देख लिए हैं, चाहत, दक्ष, देव, धीरजा, ध्रुवा, हर्ष, वंशिका, विधि। तो आप सभी से एक एक क्वेश्चन में पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहले चाहत से स्टार्ट करते हैं, इसी का नाम सबसे ऊपर है। तो चाहत बेटा, आवाज आ रही है? हाँ, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन है, देखो 5x प्लस 7y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये एक इक्वेशन है। आपने मुझे इसी के साथ एक इक्वेशन का एग्जाम्पल देना है जो कि मेरा नो सॉल्यूशन बनाए, नो सॉल्यूशन बनाए। ऐसी इक्वेशन इसके साथ की एक इक्वेशन जो इसके साथ नो सॉल्यूशन बनाए। नो सॉल्यूशन के केस में आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ये देखिएगा a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। इसका ध्यान रखते हुए इक्वेशन बताइए इसके कंपैरेटिवली। बताइए शाबाश, क्या बनेगी? सोचिए कि आपने ऐसा लेना है कि जो भी नीचे बने वो इक्वल बने, इसके इन दोनों का नीचे और तीसरे वाला सेम ना बने। नटखट 1 1 लेगी, कोई और ले जिसमें 2 जाए। 1 1 क्यों ले रही है? और बता कोई। ठीक बताया, देखो भाई चाहत ने ठीक बताया, 5x प्लस 7y माइनस 20, नो डाउट 1 1 है, लेकिन मैं चाहता हूं कोई और एग्जाम्पल दे दूं। मतलब ये तो 1 1 ही हो गए, 1 1 ये इक्वल हो गए और ये 1 बाई 2 हो गया। ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल बनेगा। नो सॉल्यूशन का केस है, पैरेलल लाइन आएंगी। एक और दे, कुछ भी 1 के अलावा। सोचो सोचो, टाइम है हमारे पास। चाहत कोई भी ले ले यार, इतना क्या सोच रही है? इसका ट्रिपल ले, चल मैं करवाता हूँ। 5 3 जा कितना होता है? नहीं नहीं नहीं, कोई और नहीं बताएगा, कोई और नहीं, उसे आने दो वापस। चाहत आवाज आ रही है बेटा? हाँ, 5 3 जा कितना होता है? चल ठीक है, यहाँ 15 ले ले। और सेम बनाना है तो 7 3 जा 7 3 जा 21। यहां सेम नहीं बनाना, 10 5 जा ले ले, 10 6 जा ले ले। 10 6 जा कितना होता है? 60। ये बन गया ना, देखना भाई। अब इनका रेशो देखेगी, 5 बाई 15 इज इक्वल्स टू 7 बाई 21, क्योंकि 1 बाई 3 1 बाई 3। ठीक, लेकिन नॉट इक्वल्स टू माइनस 10 बाई माइनस 60। ये तो इक्वल नहीं है, ये 1 बाई 6 आएगा, ये 1 बाई 3 1 बाई 3 आएंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा?
क्लियर हो गया ना? हाँ, तो ऐसे कितने भी ले सकते हो चार्ट, 5 8 जा, 7 8 जा, लेकिन 10 को 8 वाला मत लेना, 10 को 20 वाला ले लो भाई। इन दोनों का सेम टेबल पे ले लो और इसका किसी और पे ले लो, समझ रहे हो? तो चाहत के बाद नेक्स्ट है दक्ष। दक्ष बेटा आवाज आ रही है? तो दक्ष आप देखना, आप मुझे बताओगे 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। बेटा इसके लिए कोई इक्वेशन बता जिसके मैनी सॉल्यूशन हो। मैनी सॉल्यूशन का केस बता ना, ये सब इक्वल्स, सब इक्वल वाला। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा 2x प्लस 3y। बोलो बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश। 2, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हो गया, शाबाश। ये देखिए दोनों का 2/4 भी सेम है, 3/6 के सेम है, 1/2 के, तो तीनों का 1/2 1/2 1/2 सेम है। तो ये हो गया मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट मैं एग्जांपल पूछूंगा। देव आवाज आ रही है? आइए, तो आपका नंबर है देव, आप बताइएगा माइनस का 5x प्लस का 23y, ठीक है, और माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ये एक है। आप यूनिक सॉल्यूशन का बता दीजिए, यूनिक सॉल्यूशन में वन सॉल्यूशन का, इसमें कोई एग्जांपल जो इसके साथ रिलेट करे। यूनिक सॉल्यूशन में कंडीशन आपको दिखा देता हूँ कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए। c1 कुछ भी हो, उसके लिए जाना ही नहीं है हमें, वो तो बहुत बात की बात है। ठीक है, बताओ बताओ, शाबाश। -5x, चलो 1 ही ले लिया, ठीक है, प्लस ठीक है, लास्ट में कुछ भी लिख दे, -3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें दे सकते हैं -5 नॉट इक्वल्स टू 23/21, मतलब a1/a2 b1/b2 के ही इक्वल नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? ये वाला केस ही इक्वल नहीं करना था, और ये पहले दो ही इक्वल नहीं है। 1 हो गया, ये 1 आ नहीं रहा, तो इट मीन्स ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आती है धीरजा। धीरजा मुझे एग्जाम्पल दो। 2x 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। नो सॉल्यूशन का देना बेटा। धीरजा, हाँ बोलो ना, अब तो बोल ही नहीं रहे, स्क्रीन के टाइम तो फटाफट बोलते हो, अब आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बोलो, नो सॉल्यूशन का केस का एग्जांपल दो। नो सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, ये सिचुएशन है, ऐसा होगा नो सॉल्यूशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। बोलो इसका एग्जांपल। बोलो बोलो, शाबाश। और इतना टाइम लगता है? अभी तो चाहत को लिए पैटर्न बताया था यार। इसका कोई मल्टीपल ले ले, किसी से मल्टी, हाँ 4, आगे भी चली जाओ, ऊपर है 2 पे जाएगी, और बड़ा नंबर ले, 2 का कोई बड़ा मल्टीपल ले। है, शाबाश। 24x, शाबाश। प्लस 24, शाबाश। अब देखिए बेटा, तूने क्या कर दिया यहाँ पे, 2/24 इज इक्वल्स टू 2/24 इज इक्वल्स टू 2/24। ये तो तीनों इक्वल आ गए, तो मैनी सॉल्यूशन का केस बन गया, और तेने लेना था नो सॉल्यूशन का। ये क्या कर दिया? कंडीशन भूल गई क्या? कंडीशन बराबर में दिखाई तो दे रही है स्क्रीन पे। लास्ट वाला तो इक्वल ही नहीं होना चाहिए। 2 तो तूने चलो ठीक लिए हैं, तीसरा 24 क्यों लिया? हाँ 12,
तो कुछ भी ले ले यार, इक्वल नहीं लेना था ना। ये 12 ये नॉट इक्वल हो जाएगा। समझ आई अब कहानी, सिस्टम क्या है। अब तो ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने हैं आप लोगों को। चलो इसके बाद बारी आ रही है ध्रुव की, क्योंकि मीटिंग में 6 मिनट रह गए बच्चों, 6-7 मिनट, फिर ये मीटिंग दोबारा जाएगी। चलो ध्रुव बेटा इसी में एग्जाम्पल दे मुझे मैनी यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल दे, ऊपर वाले के, ऊपर वाली में, इसमें यूनिक सॉल्यूशन का दे। 12y + 3 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2/24 नॉट इक्वल्स टू 2/12। बस दो ही देखने हैं, अगर पहले दो ही नॉट इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन का केस है, आगे तो जाना ही नहीं है। अच्छा ध्रुव के बाद है ध्रुवा। ध्रुवा आवाज सुनाई दे रही है? ध्रुवा, जो ध्रुव ने इक्वेशन लिखवाई है ना, ध्रुव ने जो इक्वेशन लिखवाई है, ये ध्रुव ने जो इक्वेशन बोली है, दिखाई दे रही है? इसके मुझे मैनी सॉल्यूशन के बता, इसके लिए इक्वेशन दे जो इसके साथ मैनी सॉल्यूशन का बनाए, इसके साथ मैनी सॉल्यूशन का। ये इसके अलावा अलग चाहिए मुझे, इससे अलग इक्वेशन चाहिए। हाँ 42x, या वेरी गुड, +6। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, डबल डबल ले लिया आपने इसका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बात आती है हर्ष बेटा आवाज क्यों 2 और 2 ओ 48 बोलना चाहिए था। हाँ आपकी बात ठीक है यार, मैंने ये चीज़ नोट नहीं की, बिल्कुल 48 ठीक है। ध्रुवा समझ आ रहा है? आपने डबल करते वक्त मिस्टेक कर दी, मुझे लगा ठीक कर रहे हो। हाँ यस सर, तो ठीक है। चलो हर्ष आवाज आ रही है बेटा? हर्ष ये जो अभी ये इक्वेशन आई ना 48x 24y + 6, इसके नो सॉल्यूशन के देना बेटा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। -22x ठीक, +11 नो सॉल्यूशन के देने, तो 11 बेटा ठीक 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 है, ठीक है। नहीं ये देखना 2 पे जा रहा है 24 2 1 1, ये यूनिक का, इसको प्लस कर दे, इसको प्लस कर दे, इसको प्लस कर दे। आप देख इसको करेगा, देख 48/22, 11/24/11 इज इक्वल्स टू 24/11। नेक्स्ट तो भाई एक और लिखवा दे, नो सॉल्यूशन का ना, इसके साथ एक और लिखवा दे, 6 के साथ क्या लिखेगा? हाँ 1 कर दे, बिल्कुल जो इक्वल ना हो। शाबाश ठीक तो है, नॉट इक्वल आ गया, ये आ गया ये इक्वेशन। वंशिका बेटा आवाज आ रही है? हाँ तो वंशिका आप मुझे लिखवाओ x + y - 17 इज इक्वल्स टू 0। इसकी यूनिक सॉल्यूशन की बता दो आप, इसके यूनिक सॉल्यूशन की। टू एक्स + 2y, यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। हाँ यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। आप क्या बता रहे हो? ये 1/2 1/2 ओके कर दिया आपने पहले ही, और मैं यूनिक सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। यहाँ पे 1 सॉल्यूशन में क्या होनी चाहिए? कंडीशन भूल गए? ये देखो ये कंडीशन है। हाँ अब भाई ना बात, बस पीछे तो कुछ भी -8 लिख दे, कुछ भी लिख दे, जरूरी थोड़ी ना है। हमारे पहले तो इक्वल नहीं आने चाहिए, 1/2 नॉट इक्वल्स टू 1/3 है, ठीक है। विधि चलो
विधि के लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं। लास्ट कैंडिडेट है हमारा विधि। विधि के बाद तो कोई नहीं बचा ना, नहीं बचा, ठीक है। विधि आप बताओ 1/2x प्लस 3/5y प्लस 17/8 इज इक्वल्स टू 0। ये प्यारी सी इक्वेशन दिखाई दे रही है? बहुत प्यारी है, ऐसी बात नहीं है। आप विधि इसमें किसका बताऊं? आप इसमें ना चलो नो सॉल्यूशन का बता दो, गंदी है ना तो आप इसका सॉल्यूशन देते ही नहीं। नो सॉल्यूशन का बता दे केस, इसके साथ क्या बने। मैं केस दिखा देता हूं तेरे को, ये है केस नो सॉल्यूशन का। वन बाय 4x, ठीक है, प्लस 3/6y, ठीक है, ठीक है। अभी पता हाँ, प्लस में क्या लिखूं? 17/10। देव, क्या विधि ने सही एग्जाम्पल दिया है? गोयत साहब कहाँ गए? आवाज आ रही है? ये विधि का एग्जाम्पल ठीक है? बताओ, कंफर्म है क्या? हाँ, ये नो सॉल्यूशन का है वेद देव। अब ये बता, इसने ठीक दिया क्या ये विधि ने एग्जाम्पल? तो कहां गलती करी है विधि ने? वहां क्या आना चाहिए? टू बाय 4 आना चाहिए। चलो मैं यहां पे 2/4 लिख देता हूं। रीएड हो जाओ बच्चों, दोबारा स्टार्ट हो जाएगी मीटिंग। कहाँ भाग गए वाक्य? ये विधि का क्वेश्चन था ना, विधि आ गया। देव से बात चल रही थी हमारी, विधि और देव है ही। हाँ, तो देव आपने क्या बताया था इसको? 2/, हाँ बाकी सारा ठीक है, आप कह रहे हो बाकी जो इसने बोला ठीक है? अच्छा चलो, चाहत आवाज आ रही है बेटा? तो एक काम करो, चाहत क्या देव और विधि का ठीक है? दोनों का? ये देव विधि ने लिखवाया, ये देव ने लिखवाया। ये विधि वाली ठीक है? ये तो मैंने लिखी है, ये विधि ने बोली है, ये देव ने बोली है, तो देव वाली ठीक है? देव वाली ठीक है। चलो देव वाली को मैं चेक करता हूं एक बार, रुको, एक और तरीके से देव वाली को चेक करते हैं। आइएगा, एक रफ पेज ढूंढ लूं मैं, कहाँ गया? आओ देखो, मैं बात करता हूं इस पे। अगर देव पे बात करें तो 1/2 अपोन में आएगा 2/4 देव, पहली कंडीशन। इज इक्वल्स टू नो, इज इक्वल्स टू मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद 3/5 और अपोन में आएगा 3/6। और आपको पता है, आपको ये केस था नो सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन की लिखी हुई है, दोनों पहले दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये 1/2 कैसे ओपन होगा? इनटू ऊपर 4/2,
ठीक है। और ये कैसे ओपन होगा, 3/5 ऊपर 6/3, 2 2 जा 4, ये तो 1 आ गया, और ये 3 से 3 कट गया, 6/5 आ गया। बेटा ये बताओ, तीन इतने बड़े महाशय महान विद्यार्थियों से मैंने क्वेश्चन पूछा है, ये इक्वल कैसे हो गया? ये तो नॉट इक्वल और नो सॉल्यूशन का केस लेना था। तो फिर ये चाहत, देव और विधि, मुझे इसका सही सॉल्यूशन दो भाई, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें आज। तो देखो आपके सामने है भाई, ये कंडीशन आनी चाहिए ना, पहले दोनों इक्वल फिर तीसरा नॉट इक्वल। सोचो सोचो, हमारे पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक मीटिंग और ज्वाइन कर लेंगे, कम पड़ी तो। आज इसका एक एग्जांपल बताओ बढ़िया सा। यहां मत चेंज करो, यहां तो विधि, हाँ बोलो बोलो, कौन लिखवा रहा है? हाँ बोलो चाहत। यानी 1/4, अच्छा ठीक है, 1/4 x, और बोलिए 6 10/y प्लस 20। ठीक है, अब देखते हैं भाई, जो चाहत ने इक्वेशन लिखवाई है, गिवन इक्वेशन ये थी आपकी, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1/2x 3/5y प्लस 17/8 इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन थी। और ये इनकी करके देखते हैं, 1/2 डिवाइड बाई 1/4 क्या 3/5 6/10, और इसका सिचुएशन, ये पहले इक्वल नहीं लिखने, मैं तो धक्के से इनको इक्वल लेके चल रहा हूँ, ये अभी मुझे नहीं पता इक्वल है नहीं है, इक्वल लेके भी नहीं चलना वैसे इनको। इसको देखिए 1/2 4/1 हो जाएगा, ये कैंसिल होके 2 आ गया। यहाँ वाला केस 3/5 10 ऊपर नीचे 6, तो 3/5 6/10 है, तो 6 नीचे रहेगा, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 2 जा। चाहत जी ये तो फिर नॉट इक्वल आ गए, कहाँ गए चाहत? चाहत ये तो नहीं आए, ये देखो 1/2 है ना, ये 1/4 किया, 3/4 6/10 किया, ये तो 1 बन रहा है मेरा, और ये 2 बन रहा है, ये तो इक्वल नहीं आया भाई। दक्ष, ध्रुवा, धीरजा, हाँ विधि, आया आंसर? चलो विधि बोलो, शाबाश, क्या लिखवाना चाहोगे? 2/4 अच्छा वो तो चलो, ये 1/2 को ही लिख दिया आपने, 2/4x, ठीक है चलो कोई बात नहीं, बोलो नेक्स्ट। किसका उल्टा? थ्री बाय 5/, अच्छा फिर प्लस 18, ठीक है ये बात बन जाएगी, क्योंकि देखो ऊपर जो मैंने जो इक्वेशन दी थी वो 1/2x प्लस 3/y, लेकिन ये ना, ये आपने बड़ी सिंपल बताई है, जो नॉर्मल बच्चा भी ये चीज़ देखो सेम है, ये तो ये 1/2 ये कट के 1/2, ये 1 आएगा, ये भी कैंसिल होके सेम ही ले लिया, ये 1 आएगा, और ये सेम नहीं आएगा, 17/8/18 करोगे तो 17/8 × 18, ये ठीक है, एग्जाम्पल ठीक लिया है, लेकिन बहुत सिंपल, जो कि आपने सेम ही रखे। मैं डिजिट्स को चेंज करना चाहता हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप इतने कंफ्यूज हो क्यों रहे हो, आपको सोचना पता है कैसे? आप रुकिए, हाँ जी बोलो, कौन बोल रहा था? हाँ चाहत, आपका एग्जाम्पल पहले सुनूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि सोचना कैसे होता है। पहले आप एक सेकेंड, y8 लो, बोलो चाहत एग्जाम्पल, यानी 1/4x, ओके, 3/10y, शाबाश, अब पकड़ में आ गई बात आपके भी, +2, ठीक है अब हो जाएगा। इसे कट करोगे 1/2, इसे कट करोगे इसे कट करोगे 2, और इसे कट करोगे तो भी 2, और ये अलग आ जाएगा। देव आपके समझ आया नहीं आया? देव आवाज आ रही है?
आ गया ना। तो इतनी देर सोचने की जरूरत नहीं होती। आपको एक मेथड बताता हूं, ये देखो यार, ये बनाना है मुझे, पहले दो इक्वल लेने हैं, सेम मल्टीपल ले लो, इसको 2 से इसको चलो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाता हूं, ठीक, 5/2x, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करवा दो, 3y, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2 से करवाओगे तो 7/this, लो हो गया। अरे मेरे को सेम रेशो में चाहिए, तो सेम इन दोनों को तो सेम से मल्टीप्लाई करवा दो, इसे किसी और से। अब कट करेगा, ये कितना आएगा, ये 5 आना है, ये कट करेगा कितना आएगा, दिस बाय दिस करके, सॉरी ये करोगे 1/5 आएगा, ये करोगे तो भी 1/5 आएगा, ये करोगे 1/5 नहीं आएगा, ये करोगे तो 1/2 आएगा। अभी और भी लेने इसके एग्जाम्पल, तो देखो आपको पहले दो इक्वल बनाने, तीसरा इक्वल नहीं बनाना, तो पहले दो इक्वल बनाने हैं, तो इसको मैं मान लेता हूं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, या मान लो 11 से कर दो, 11 से मल्टीप्लाई करो तो 11/2x, इसको भी 11 से कर दो, सेम बनाना है तो 33/5y, और इसको सेम नहीं बनाना तो इसको 10 से कर दो, 170/8। बस इतना तो सोचना नहीं है ना, तरीका देखो आप भाई, जिनको सेम बनाना है उनको सेम नंबर से मल्टीपल ले लो उनका, और जिसको अलग करना है उसका अलग से ले लो, सिंपल। मेरी बात समझ आ रही है? विधि ठीक है, जो भी सेम बनाने हैं तो उनको इस टाइप से करना है। तो बेटा ये तो आप लोगों का चार्ट जो है, ये मैं अभी फोटो खींच के अभी मैं सेंड कर देता हूँ। लेक्चर तो अपलोड होने में कम से कम लगेगा अभी आधा घंटा, आधे घंटे में लेक्चर अपलोड होगा। इतने आप यहाँ से चार्ट जो है ये जरूर नोट कर लेना आज का, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। और कल हम इसका आगे करेंगे। एनसीईआरटी वाला बैच तो सेम टाइम पे ही लगेगा आपका, 6:45 पे ही स्टार्ट होगा, और इसी टाइम एनसीईआरटी का बैच लगेगा। आरडी के लिए अभी ऑनलाइन मैं देखता हूँ ऑनलाइन कितने बच्चे आरडी वाले बैच में आ सकते हैं। पहले मैं नेम सेंड करूँगा, वो अपनी ईमेल आईडी सेंड कर देना, जो भी रजिस्टर्ड बच्चे हैं, तो मैं उसको अभी थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन डालता हूँ आरडी वाले बैच के लिए, ठीक है। तो आप ये सेम चलेगा। हाँ जी बेटा, मैं बताता हूँ अभी, ठीक है, एक सेकंड पहले मैं वो दूसरी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।